These are the applications of inductive effect, and we will discuss all these one by one. This is stability of cation, means carbocation, anions and free radicals, because their stability also depends on so many factors like resonance, hyperconjugation, electron negativity, and one of the factor is inductive effect also. So here we are going to discuss examples only which can be solved with the help of inductive effect. Next, reactivity of alkyl halides. Similarly, reactivity of alcohols, reactivity of carbonyl compounds. These all reactivities depends on inductive effect of groups attached to groups, means attached to halogen, attached to OH, attached to carbonyl group. Similarly, acidic nature of compounds and basic nature of compounds. When we will discuss acidity of alcohols, acidity of phenols, acidity of acids, then we will go for Plassi effect. And for discussing basicity of amines, primary, secondary, tertiary, aliphatic, aromatic, then we will go to inductive effect only. Similarly, acidity of hydrogen, means on hydrides, the hydride will have acidic hydrogen or not. So that we will discuss with the help of inductive effect. One by one we will take examples of each category. This is the next application of inductive effect. Acidity of alcohols and reactivity of alcohols. So in this, what we see, suppose this is methyl alcohol and oxygen has electron negativity 3.5 and hydrogen electron negativity is 2.1, and because of their electron negativity difference, there is partial positive and there is partial negative charge. But because this methyl group has Plassi effect, so this will give electrons to oxygen. Now oxygen need not to attract electrons from hydrogen, as this methyl group will give more electron. अगर methyl group और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी जो डिमांड है इलेक्ट्रॉन्स की वो यहीं से सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो ये इससे क्या करेगा, कम विड्रॉ करेगा. सपोज यहाँ पे मैंने मान लिया चार्ज सेपरेशन कितना था 0.5. दिस इज माई आर्बिट्रेरी वैल्यू. और अब यहाँ पे इथाइल क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इससे क्या करेगा, कम डिमांड करेगा, तो 0.4 प्लस माइनस चार्ज होगा. यहाँ दो मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो अब इसकी डिमांड इससे क्या रहेगी, और भी कम रहेगी, तो चार्ज सेपरेशन इस बॉन्ड का और भी कम हो जाएगा. और टर्शरी वाले केस में क्या होगा, बहुत ही कम होगा. तो जैसे जैसे चार्ज सेपरेशन कम होता है वैसे वैसे H पॉजिटिव के निकलने के चांस क्या होते हैं, कम होते जाते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं, एसिडिटी प्राइमरी की सबसे ज्यादा होती है, मिथाइल की, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, और फिर किसकी होती है, टर्शरी की. यानी कि टर्शरी इज लीस्ट रिएक्टिव उन रिएक्शंस में जहां पे अल्कोहल ने H आयन देना है. जैसे कि एसिडिटी, अगर आप इसकी किसी मेटल से रिएक्शन करा रहे हो, किसी मेटल हाइड्रोक्साइड से बेस से रिएक्शन करा रहे हो, तो वहां पे इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3, यानी कि 1 प्राइमरी डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल वो रिएक्टिव होगा. ऐसे ही एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्कोहल अपना ये देता है H और एसिड क्या देता है अपना OH, इस तरीके से. तो इस रिएक्शन में भी इसका H प्लस जा रहा है. तो यहाँ पे अगर हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी देखेंगे तो भी क्या होगा, यही सीक्वेंस रहेगा. और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव देखें तो उसमें भी क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हम एसिड डेरिवेटिव ले लें और फिर हम इसकी रिएक्शन कराएं, यानी क्लोरीन लें, अमोनिया NH2 लें, यहाँ पे कोई और ग्रुप लें एसिड डेरिवेटिव, फिर उसके अल्कोहल से रिएक्शन कराएं, तो हम क्या देखते हैं कि ईस्टर बनेगा. तो वहां पे भी इसने H प्लस ही देना है, तो सीक्वेंस यही वाला रहेगा. लेकिन साथ साथ आप एक चीज और देखो कि इधर का जो चार्ज सेपरेशन था वो कम हो रहा था, लेकिन यहां से यहां चार्ज सेपरेशन क्या होगा, और ज्यादा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है अल्कोहल की जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है. तो वो रिएक्शंस जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, तो हम क्या देख रहे हैं, CO बॉन्ड का जो चार्ज सेपरेशन है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. OH का क्या हो रहा है, डिक्रीज, और CO का क्या हो रहा है, इंक्रीज. तो इसकी जो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इस तरीके से आता है. तो वो कौन सी रिएक्शंस है,
जिसमें ये इस तरीके से होता है। ये देखो ROH की रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन, अगर हम PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से किसी से भी कराएं तो ये OH बॉन्ड जाता है और आपको मिलता है RCl। तो इन रिएक्शंस में रिएक्टिविटी 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री होती है। सिमिलरली एक ल्यूकास टेस्ट होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन या डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स। तो उसमें भी क्या होता है कि ये जो अल्कोहल है ROH, ये जिंक प्लस HCl से रिएक्शन करके क्या दे देता है, RCl प्लस जिंक क्लोराइड, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा है सेकेंडरी से देन प्राइमरी से। तो ये था रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, जिसको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से। With the help of inductive effect, we can explain the acidic behavior of compounds also, or acidic nature of compounds. How? Because we know acidity is what? Acidity is giving proton, means जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है वो एसिड है, या विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर एसिड्स एंड प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स। हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्टर आर ऑल्सो एसिड एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि इसमें भी देखो आप ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी जगह अगर वो फ्लोराइड को भी एक्सेप्ट करता है तो वो भी उसका क्या कहलाता है, एसिडिक बिहेवियर ही कहलाता है। अब इन चारों ही टाइप में अगर हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो एसिड क्या है, जिसने प्रोटॉन दिया और एक कंजुगेट बेस बना दिया। अगर हम इससे पढ़े, अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एसिड है उसने इलेक्ट्रॉन लिया और साथ में क्या बना दिया, कंजुगेट बेस। तो हर कंडीशन में बनना क्या है, एक कंजुगेट बेस बनना है। वो जो कंजुगेट बेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर आप यहां से देखो, और अगर OH आयन एक्सेप्ट किया तो भी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो भी, और अगर उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एक्सेप्ट किया तो भी क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। तो नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज हो सकता है, जैसे कि ये एक एटम है, अब इस पे नेगेटिव आ गया और मुझे इसको स्टेबलाइज करना है, तो मैं इसके पीछे क्या करूंगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी, जिससे क्या होगा कि ये इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, माइनस चार्ज को खींच लेंगे, कम बचेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इट मीन्स वो एसिड उतना ज्यादा एसिडिक है। तो देखो एसिडिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, अगर उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ज्यादा हैं, या उसमें परसेंटेज एफ कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, उसके प्रोपोर्शनल होगी। अभी हम इनके एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, या उसमें माइनस रेजोनेंस इफेक्ट होगा, या माइनस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा, या माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स जुड़े होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट वाले। अच्छा अगर प्लस आर वाले तो उसके इनवर्सली हो जाएगा, जितने ज्यादा प्लस आर वाले होंगे तो उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर हाइपर कंजुगेशन पॉजिटिव है या इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है तो इनके बढ़ने से उसकी एसिडिटी कम होने वाली है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया तो भी उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इनकी प्रेजेंस से इनवर्सली हम कह सकते हैं एसिडिटी इंक्रीज होती है। और परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा कि एसिडिटी इनवर्सली चलेगी, क्योंकि एस कैरेक्टर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पी कैरेक्टर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ वी विल सी देयर एग्जांपल्स आल्सो। तो इन जनरल अगर हमें ये देखना हो कि एसिडिटी किसके प्रोपोर्शनल है या हमें उसको मेजर करना है, हम किस टर्म्स में एसिडिटी को मेजर करें, तो हम क्या देखते हैं, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/pH, क्योंकि pH जो है वो माइनस लॉग H होता है। फिर ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस लॉग H प्लस के, क्योंकि हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में देख रहे हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि H आयन के डायरेक्टली है तो OH आयन के इनवर्सली होगी। अच्छा pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी तो POH की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सिमिलरली अगर ये प्लस लॉग H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी तो माइनस लॉग OH के क्या होगी, इसी तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये 1/log माइनस लॉग OH आयन होगा। फिर हम इसको एसिडिटी को, अगर हमें दो एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है तो जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है हम उस टर्म में भी नाप सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू Ka, और हम इसको कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, क्योंकि pKa क्या होता है, माइनस लॉग Ka होता है, और हम इसको माइनस लॉग Ka से भी नाप सकते हैं।
और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बेस। अगर बेस की एसिडिटी नापनी है तो हम उसका बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के देख सकते हैं, या हम इसको कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, और हम इसको देख सकते हैं माइनस लॉग के बी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, अगर इसको हम कंक्लूड करें तो एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू, जहां माइनस आर इफेक्ट होगा उसके, माइनस हाइपर कंजुगेशन माइनस आई इफेक्ट के, एच आयन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के प्लस लॉग एच के, और माइनस लॉग ओ एच के, और पीओएच की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरीके से अगर हमने अपने दिमाग में इनके कॉन्सेप्ट बिठा लिए तो वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ कंपाउंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर यूजुअली आस्क्ड इन नेट, इन गेट एग्जाम्स और इन डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो. Now we can discuss questions based on acidity of compounds. This is acetic acid, propanoic acid and butanoic acid. Which one will be the stronger acid? क्योंकि इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो उतना नहीं है, इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, और ज्यादा होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट जो है और भी ज्यादा होगा। तो हम क्या देखते हैं कि एसिडिटी जो है इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो अब ऑक्सीजन इससे अट्रैक्ट नहीं करेगा और H प्लस आयंस जो है वो कम रिलीज होंगे। तो एसिडिटी जो ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन प्रोपेनोइक एसिड देन ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप यहाँ देखें, ये क्या है, पेंटेनोइक एसिड, ये आइसोपेंटेनोइक, इसमें क्या है, यहाँ पे 2 पे मिथाइल आ गया, यहाँ पे 2 मिथाइल आ गए। तो अब आप यहाँ ध्यान दो कि यहाँ केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे 2 ग्रुप्स आ गए इस तरह से, और यहाँ कितने आ गए, 3। तो अब इसका प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, और इसका ज्यादा होगा इससे, तो इसीलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। फिर किसकी एसिडिटी होगी, इस वाले एसिड की। नेक्स्ट अगर मैं लू 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज 3 क्लोरो एंड दिस इज 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये देखो डिस्टेंस इसकी पास है, तो ये माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, और यहाँ इसका माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, और यहाँ और भी डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए ये वाला एसिड 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन 3 क्लोरो देन 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मैं यहाँ देखूं नंबर, देखो यहाँ क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, दिस वन इज डाइक्लोरो एंड दिस वन इज मोनोक्लोरो, लेकिन डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, कि ये भी सेकंड नंबर कार्बन पे, ये भी सेकंड नंबर पे, ये भी। तो नेचुरली इनका 3 का माइनस आई इफेक्ट है, और इस यहाँ पे 2 का माइनस आई है, और यहाँ पे कितने का है, 1 का ही है। तो इसलिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर देन डाई देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट मैंने लिया नाइट्रो एसिटिक एसिड, देन साइनो एसिटिक एसिड, देन फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के पीछे सेकंड नंबर पे सेकंड जो एटम है वो क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, जबकि यहाँ फर्स्ट एटम ही कार्बन है, तो नाइट्रोजन और कार्बन में क्या हो जाएगा, कार्बन की कम होगी, और यहाँ क्या अकेला एक फ्लोरीन ही है, तो इसीलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा किससे, साइनो एसिटिक एसिड से, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा फ्लोरो एसिटिक एसिड से। दिस इज एसिटाइलिनिक acid, this is vinyl acid, and this one is ethyl acid, or you can say this is propanoic acid. You can see carbon carbon single bond, carbon carbon double bond, so this is also called as 2-propanoic acid, and this is called 2-propanoic acid. तो इसमें क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा है, इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू दिस एंड इन कंपैरिजन टू दिस, इसलिए दिस वन विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस विल बी द सीक्वेंस। यहाँ पे 3 कार्बन है और 2 CH2 ग्रुप है, इनका जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम है, यानी कि माइनस आई क्या है, ज्यादा, और इसका प्लस आई थोड़ा सा ज्यादा है, माइनस आई कम, इसका प्लस आई और भी ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ CH2 और ज्यादा हो गए। तो हम क्या देखते हैं, एक तो जैसे जैसे रिंग में स्ट्रेन बढ़ता है वैसे वैसे एस कैरेक्टर की परसेंटेज चेंज होती है, तो यहाँ एस कैरेक्टर की परसेंटेज लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद द नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, और इसीलिए एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमें ये सीक्वेंस मिलता है। अब देखो यहाँ सब में ही क्या 2 COH ग्रुप है, डाई बेसिक एसिड है, लेकिन इसमें एक COH ग्रुप दूसरे COH ग्रुप के ऊपर माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो अब यहाँ तो डायरेक्ट ही माइनस आई, यानी कि डिस्टेंस है ही नहीं कोई, लेकिन इसमें एक CH2 आ गया तो डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हो गई, यहाँ डिस्टेंस और ज्यादा हो गई। मैं और भी ज्यादा कर सकती थी, CH2 का नंबर 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकती थी।
तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है हम क्या देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट ऑफ एसिड ग्रुप क्या होता है ऑन अदर एसिड ग्रुप, ये डिक्रीज होता है। और डिस्टेंस इंक्रीज होने से अल्टीमेटली जो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो डिक्रीज होती है। तो इसके बीच में हम क्या देखते हैं, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन मैलोनिक देन ब्यूटेनोइक, और हम उसके आगे देखेंगे तो दिस इज सक्सिनिक एसिड एंड नेक्स्ट ग्लूटारिक एंड एडिपिक एसिड में स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे डिक्रीज होती है। अगर हम एसिड्स और एल्कोहल्स की एसिडिटी को देखें, साथ में हम अदर कंपाउंड्स की एसिडिटी को भी हम अरेंज करना चाहें तो हम क्या देखते हैं कि एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहल्स। तो इसीलिए एसिड्स में ये तीनों ही मॉलिक्यूल एसिड्स के हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड में जो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करेगा H+ आयन इजीली चले जाएंगे, और यहाँ कार्बन के प्लस चार्ज को कोई भी सेटिस्फाइड करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ आपने लिया बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड क्या करेगा, आर इफेक्ट से थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो ऑक्सीजन ने जो विड्रॉ किए कार्बन से और उसके कारण जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया बेंजीन रिंग से, तो अब ये उतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से विड्रॉ नहीं करेगा, तो इसकी एसिडिटी कम होगी। और इसमें आर तो उल्टा क्या है, प्लस आई इफेक्ट से दे रहा है, तो ये और भी वीक होगा। तो हम क्या देखेंगे कि इन तीनों में ये सीक्वेंस बनता है, हम पहले आर को देखते हैं, फिर किसको देखते हैं, हम आई को देखते हैं कि इसका ये प्लस आई इफेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिनॉल और एल्कोहल्स में। फिनॉल का क्या होता है कि ये H+ आयन देने के बाद इसमें रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस होके फिनॉक्साइड आयन और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि फिनॉल का में बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट है, तो ये ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, H+ बाहर चला जाता है। तो हम देखते हैं फिनॉल जो है मोर स्ट्रॉन्गर है किससे, मिथाइल अल्कोहल से या अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल में मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव आई, तो ये तो उल्टा देगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम लेगा, तो चार्ज सेपरेशन कम इलेक्ट्रॉन से होगा। This is one more tricky question for acidity. You see that we have to arrange these 5 acids into decreasing order of pKa. अब वो आपको एसिड की स्ट्रेंथ नहीं पूछ रहा, H आयंस की कंसंट्रेशन नहीं पूछ रहा, pH नहीं पूछ रहा, pKa पूछ रहा है। तो अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले ये एक एसिड है जिसमें CO ग्रुप के कारण इसकी एसिडिटी है, ना इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई है, ना इसके पास कोई माइनस आई है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है आइसोप्रोपाइल ग्रुप का, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो नेचुरली ये इससे क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो मैंने इसको कह दिया कि ये वीक एसिड है और ये वाला एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये देखो एक आर ग्रुप है, लेकिन पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप लग रहा है जिसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट, प्लस का क्या होता है, प्लस NR3 का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये इसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग। अब अगर हम माइनस आई इफेक्ट वाली सीरीज को देखें तो उसमें क्या था, ये NR3 जो पॉजिटिव है और साइनो और नाइट्रो में क्या होगा, ये दोनों न्यूट्रल हैं जबकि ये पॉजिटिव है, तो इसका ज्यादा था माइनस आई इफेक्ट। लेकिन यहाँ देखो ये दोनों वैसे तो न्यूट्रल है, डिस्टेंस भी इन दोनों की क्या है, बराबर है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या देखते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये वाला ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फिर लास्ट में ये वाला, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा। तो हमने जब इनकी माइनस आई इफेक्ट को देख के इसको अरेंज किया तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर उससे वीक ये है, फिर ये और फिर ये। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमने एसिडिटी के अरेंज उसमें तो लगा दिया कि इंक्रीजिंग, लेकिन हमें लगाना किसमें था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa। तो अब आप ये देखो एसिडिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, K, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka क्या होता है, ज्यादा होता है, तो pKa क्या होता है, माइनस लॉग K, तो वो उसका क्या होगा, कम, माइनस लॉग K बराबर क्या होता है, pKa। तो अब मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि जिसका Ka ज्यादा होगा उसका pKa क्या होगा, कम, यानी कि इसका Ka ज्यादा था तो इसका pKa सबसे क्या था, कम था, और जिसका Ka सबसे कम था उसका pKa वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और मुझे क्या लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो जब मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो इसका साइन मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि किसका
पीके वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि उसने मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है। अगर उसने मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा होता तो मैं क्या करती, इस एसिड को सबसे आगे लिख देती और फिर उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगाते हुए इसको फिर इसको, यानी कि इस ऑर्डर को मैं रिवर्स कर देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके बी में लगाना है, के में नहीं पीके बी में लगाना है। और कौन से एसिड दिए उसने आपको दिया डाइक्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, उसने दिया डाइफ्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, डाइक्लोरो और एसिटिक एसिड तो है लेकिन ये 3 पे 3 डाइक्लोरो है, ये 2 डाइक्लोरो था और साथ में ये है आपका 3 पे फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो अब देखो यहाँ पे डीएनपी रूल लगेगा। सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, फिर नंबर देखेंगे, फिर पोटेंशियल देखेंगे। तो पहले तो हम एसिडिटी का सीक्वेंस लगाएंगे। देखो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, 2 नंबर पे ही आ गया, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये वाला एसिड होगा। फिर यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे भी 3 पे, लेकिन ये अब नंबर भी बराबर है। पोटेंशियल देखेंगे, इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो ये इससे स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, चाहे ये पावरफुल है लेकिन इसका नंबर तो 1 ही है, तो इसीलिए ऐसे हो गया। तो अब मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, 2 डाइक्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो मैंने इस तरीके से अरेंज किया। अब आप जानते हो कि एसिडिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, के, लेकिन मुझे देखना है के बी, पीके बी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पीके बी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पीके बी, क्योंकि के बी और पीके बी में क्या रिलेशन होगा, माइनस लॉग के बी। तो माइनस लॉग के बी ऊपर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मुझे उसने क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले तो आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ कि एसिडिटी जिसकी ज्यादा है उसका पीके बी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बस। तो अब ये देखो, इसका पीके भी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसकी एसिडिटी ज्यादा है, इसका पीके भी सबसे कम होगा क्योंकि इसकी एसिडिटी क्या है, सबसे कम। तो इसका मतलब ये जो मैंने ऑर्डर लगाया ये किसका ऑर्डर था, सीधा सीधा पीके बी का डिक्रीजिंग ऑर्डर था। दिस इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। इन दिस यू विल सी दैट दिस ग्रुप इज ब्यूटाइल ग्रुप, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, and this one. This group is common in all, so it means it will not play any role here. But this is cyclohexyl plus methyl also. Here methyl is very close. Here the number of chain is less, means only 4 member atom, 3 members, and there are 6 and 5 members. So we will see their acidity and we have to arrange them in increasing order of pH. So if I give them name 1, 2, 3, 4, 5, 6, so applying all rules of inductive effect, what is the solution? We get increasing order of pH. 4 means number 4 acid is the least acid or strong acid. This one is strong acid because its pH is less. क्योंकि जिसकी एसिडिटी ज्यादा है उसकी पीएच क्या होगी, सबसे कम। तो इसका मतलब ये वाला एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। देन नंबर 3, देन नंबर 6, 5, 1, 2। और अगर मुझको कहा जाता कि आपने इंक्रीजिंग एसिडिटी लगाना है, यानी कि सीधा सीधा एसिडिटी किसकी ज्यादा है, तो देखो जिसका ये देखो पीएच सबसे कम था उसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो मैंने इस ऑर्डर को क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो इस तरह से आपको उनका इंटर रिलेशन भी पता होना चाहिए कि एसिडिटी, पीएच, एच, लॉग एच, माइनस लॉग एच, पीओएच, इन सब में क्या रिलेशन है। One more interesting and tricky question in this sequence also. This is decreasing order of acids. यानी कि we have 5 acids and I have to arrange them in decreasing order of acidity. अब ध्यान दो कि ये एसिटिक एसिड है जबकि ये प्रोपेनोइक एसिड है। तो प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा एसिटिक एसिड से। लेकिन यहाँ उसने क्या किया, एनायंस दे दिए, ब्रोमो एसीटेट, क्लोरो एसीटेट, ब्रोमो एसीटेट और साथ में सिंपल एसीटेट आयन। अब इनकी एसिडिटी कैसे निकालें, तो हम देखो इसमें क्या करेंगे, अब हम ये वाला रूल लगाएंगे कि कोई भी जब स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H+ देता है तो साथ में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट वीक बेस में। और जो वीक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस में। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो वीक होता है और जो वीक एसिड का होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हमें एसिडिटी पता लगानी है तो हमको बेसेस को देखना पड़ेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। ध्यान दो, यहाँ एसीटेट आयन को ये मिथाइल अपना प्लस आई इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, और ज्यादा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर यहाँ पे माइनस तो है लेकिन ये Br क्या कर रहा है, इसको विड्रॉ कर रहा है इधर से क्लोरीन,
कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा? बताओ, क्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करेगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में क्या है? सेम। तो इसका मतलब क्लोरीन ने जब ज्यादा माइनस चार्ज को पीछे की तरफ विड्रॉ कर लिया तो ये वीक बेस हो गया, इसके ऊपर माइनस कम है, अब ये कम H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये कहने का सेंस है, और ये ज्यादा H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो जो वीक है बेस, वो एसिड क्या होगा? उसका एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब इसीलिए इसका मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये उससे वीक और ये सबसे वीक। तो अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लगाना आ जाए तो मैं सीधा इसी तरीके से इसको अरेंज कर दूंगी। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को वो कैसे इंटर रिलेट करके आपको घुमा देता है, और यू हैव टू लर्न ऑल दोस ट्रिक्स। वन मोर ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, HF, HCl, HBr, HI. If I want to arrange them in increasing order of acidity, तो हम क्या देखते हैं कि HI जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है, HBr से, HCl किससे? HF से। तो इनका ये सीक्वेंस आता है। लेकिन अगर वो आपसे पूछे इनका अरेंज करो कि I- विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड और Br- विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड और Cl- और F- विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड, बेसिसिटी नहीं पूछ रहा। देखो ये एसिड था, इसका ये क्या बना? कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका बेस क्या होता है? वीक बेस होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका बेस क्या बन गया? वीक। और ये वीक एसिड है तो इसका बेस क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। अच्छा, अब आपको बेसिसिटी का सीक्वेंस पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस जा रहे हैं, तो आप एसिडिटी नहीं लगा सकते? यस, व्हाई नॉट? क्योंकि जब बेसिसिटी ऐसे डिक्रीज हो रही है तो एसिडिटी कैसे होगी? ऐसे इंक्रीज होगी, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वाला क्या होगा? सबसे वीक एसिड होगा। तो मैं इसका सीक्वेंस ऐसे लगा दूंगी। ओके, तो इस तरीके से वो कहीं से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, आपने उसको उसी तरीके से क्वेश्चंस को समझ के अटेम्प्ट करना है। दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। What is that? Basic nature of compounds. Means with the help of inductive effect information, we can find out that which compound will be more basic and which one will not be basic. So first, what are basic compounds? Basic compounds are those compounds which gives OH ions, means which have tendency to liberate, to give or to donate hydroxyl ions, or which have tendency to accept hydrogen ions. Thirdly, which have tendency to donate lone pair of electrons, means any species which can give lone pair to other element or atom or molecule are called base. Similarly, which have tendency to give more electronegative atom, मतलब अपने से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकाल के किसी दूसरे को दे देगा, तो वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। और जब भी ये चारों प्रोसेस होंगे, इनका रिजल्ट क्या होता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बन जाती है। जैसे ये कोई बेस था, इसने क्या किया? OH आयन दे दिया, तो अब B के ऊपर क्या बच जाता है? पॉजिटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन अगर स्टेबल बन रहा है, यानी कि ये बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अगर इसका पॉजिटिवली चार्ज डिस्पर्स्ड है तो ये स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड नहीं हो रहा है, तो फिर इट मीन्स ये कम बनेगा, यानी कि ये जो बेस है वो वीक एसिड होगा। तो इस बेस के जो कॉन्जुगेट एसिड बना, इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि अगर इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ रहा है जो इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो इसके प्लस चार्ज को क्या करेगा? कंपनसेट कर देगा, और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहे हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा लग रहे हैं, तो वो उतना कम हो जाएगा। Secondly, it is proportional to plus R effect plus hyperconjugation effect and plus I effect. We will discuss hyperconjugation effect in separate video. And it is inversely proportional to minus resonance effect, minus hyperconjugation effect and minus I effect. So this is the basicity of compounds. बेसिसिटी ऑफ अमीन्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट एलिफेटिक अमीन्स की बेसिसिटी, सेकंड एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी। इसकी जो बेसिसिटी है वो एलिफेटिक अमीन्स जो है वो तीन टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। इसमें हम क्या देखते हैं? तीनों ही केसेस में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो प्रेजेंट है,
और जैसे बेंजीन आर ग्रुप से एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, या 2 आर ग्रुप जुड़े हुए, या 3 आर ग्रुप जुड़े हुए, तो सिर्फ क्या है, लोन पेयर को वो इंक्रीज कर रहे हैं। लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आर ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये तीनों ही केसेस में जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है एरोमेटिक अमीन से। बिकॉज एरोमेटिक अमीन्स में क्या होता है कि जो इसका लोन पेयर है वो क्या होता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है बेंजीन के साथ, क्योंकि इस बेंजीन के कार्बन का भी ये 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है, ये फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो ये भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके ये तो जो लोन पेयर है उसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इससे जो एरोमेटिक अमीन्स हैं दे आर ऑलवेज वीकर बेस देन एलिफेटिक अमीन्स। तो इसमें हमें 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। एक तो जो लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ाए, यानी कि प्लस आई इफेक्ट से जो सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, जैसे ये एनेलीन है, ये एन एल्काइल एनेलीन है और ये एन डाई एल्काइल एनेलीन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 2 आर ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ 1 और यहाँ कोई भी नहीं इंक्रीज कर रहा। तो इसका मतलब कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें तो उल्टा, ये लोन पेयर को एक फिनाइल ग्रुप अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 2 कर रहे हैं, यहाँ 3 कर रहे हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं, ये वीक होगा और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग पे NH2 है और साथ में कोई ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो वो एक तो कहाँ पे लगा है और कितने ग्रुप्स लगे और उसका नेचर क्या है, विड्रॉइंग है कि रिलीजिंग है, इस बात पे भी क्या होते हैं, ग्रुप्स अलग अलग लगा के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम देखते हैं, ये है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। यहाँ पे 3 आर ग्रुप्स हैं, प्लस आई इफेक्ट से इसके लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो हम क्या देखते हैं, दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सिमिलरली दिस वन इज पायरोल और दिस वन इज पिरिडीन। तो हम क्या देखते हैं कि पायरोल में जो लोन पेयर है, हालांकि वो 2 डिग्री अमीन है और ये कौन सी अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। तो होना क्या चाहिए बेसिसिटी के हिसाब से कि 2 डिग्री को वीक होना चाहिए और 3 डिग्री को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन हम खाली इसी फैक्टर से नहीं, हम दूसरे फैक्टर से भी देखते हैं कि ये जो 2 डिग्री है, इसमें इसका जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व हो जाता है किसमें, रेजोनेंस में, तो ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता। जबकि इसका लोन पेयर जो है ये इसके पास इंडिविजुअली बचा रहता है, तो ये आसानी से किसी को दे सकता है। इसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता रेजोनेंस में, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस है किससे, पायरोल से। नेक्स्ट, अगर हम और भी इसको डीपली देखें तो हम क्या देखते हैं, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट जो उसके साथ अटैच ग्रुप है उनके इफेक्ट के ऊपर, स्टेरिकल हिंड्रेंस के ऊपर। स्टेरिकल हिंड्रेंस में जो ग्रुप्स उसको पास से चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी वो कई बार दे नहीं पाता है। ऐसे भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। जब हम अमीन्स को गैसियस स्टेट में देखते हैं तो अलग टाइप से उसकी बेसिसिटी का ट्रेंड आता है, लेकिन अगर हम पोलर या एक्वस मीडियम में उसकी बेसिसिटी देखें तो हम क्या देखते हैं, वो हाइड्रेशन भी करता है। इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो क्या करता है, वाटर के साथ या पोलर सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उससे उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सी अमीन ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है, तो वो ज्यादा उसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा बनेगा और वो अमीन जो है ज्यादा बेसिक होगी। तो इस हिसाब से इनका ट्रेंड्स अलग अलग आता है। खाली प्लस आई माइनस आई देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 देन 0 मीन्स अमोनिया। और अगर हम स्टेरिकल हिंड्रेंस देखते हैं तो क्योंकि 3 डिग्री में ज्यादा होता है स्टेरिकल हिंड्रेंस, तो इसका ऑर्डर ठीक रिवर्स हो जाता है, 0 1 2 3 इस तरीके से। लेकिन अगर हम उसका हाइड्रेशन भी देखें पोलर मीडियम में, तो उसका जो सीक्वेंस आता है वो क्या आता है, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो एक्चुअली क्या है, क्योंकि तीनों फैक्टर एक ही जगह पे लग रहे हैं। जैसे ये पेन है, इसको मैं इधर से खींच भी रही हूँ, इधर से धक्का भी लगा रही हूँ, ऊपर से खींच रही हूँ, नीचे से धक्का लगा रही हूँ, तो ये अल्टीमेटली कहाँ शिफ्ट होगा, इधर इधर ऊपर नीचे आगे पीछे कहाँ, ये डिपेंड करता है कि कहाँ का फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसको पोलर मीडियम में देखें, यानी कि वाटर में देखें या किसी और पोलर सॉल्वेंट में देखें, तो इसका जो सीक्वेंस आता है वो क्या आता है, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। लेकिन अगर हम इसको गैसियस स्टेट में देखें या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, किसमें,
नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखें या फिर हम गैसियस स्टेट में देखें, तो इसका जो सीक्वेंस आता है वो क्या आता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 देन 0 डिग्री से। तो इस तरीके से हम बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन एंड दिस इज अमोनिया। अगर हम इसमें आर की वैल्यू को चेंज करें, यानी कि मिथाइल देन आर इज इक्वल टू इथाइल, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल, हम क्या देख रहे हैं, बल्कि ग्रुप्स का जो बल्कीनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्टेरिकल हिंड्रेंस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो क्या इनका ट्रेंड जो है आई का इफेक्ट और साथ में हम देखें इसकी सॉल्वेशन एनर्जी का इफेक्ट और स्टेरिकल हिंड्रेंस, क्या चारों टाइप की अमीन्स में एक जैसा रहता है? तो आइए देखते हैं इसका कैसे होता है कि जब R इक्वल टू मिथाइल है तो स्टेरिकल हिंड्रेंस इतना ज्यादा नहीं है। उस केस में हम क्या देखते हैं, 2 डिग्री अमीन इज ग्रेटर देन 1 देन 3 देन 0, यानी कि इस सीक्वेंस में इसकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे तीनों ही फैक्टर जो हैं लगते हैं, प्लस आईपी प्लस सॉल्वेशन एनर्जी भी और स्टेरिकल हिंड्रेंस भी, और स्टेरिकल हिंड्रेंस जो है वो लास्ट फैक्टर है। पहले हम इन दोनों फैक्टर्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट, अगर R की वैल्यू क्या हो, इथाइल हो, तब हम क्या देखते हैं, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 3, यानी कि इन दोनों का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। यहाँ पे R थोड़ा सा बड़ा है, स्टेरिकल हिंड्रेंस है, स्टेरिकल हिंड्रेंस की वजह से उसकी बेसिसिटी और पीछे हो गई, तो हमको ये सीक्वेंस मिलता है। नेक्स्ट, आपने देखा R की वैल्यू अगर आइसोप्रोपाइल हो तो 1 डिग्री 0 2 3, यानी कि 2 और 3 वाले भी स्टेरिकल हिंड्रेंस के कारण पीछे हो गए, 1 और 0 ही बचे। नेक्स्ट, अगर R की वैल्यू अगर टर्शियरी ब्यूटाइल हो तो हम क्या देखते हैं कि 0 डिग्री अमीन जो है वो सबसे ज्यादा, 0 डिग्री मीन्स अमोनिया, वो उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि 1 2 3 की क्या होती है, धीरे धीरे वीक पड़ती जाती है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे तो फिर भी सॉल्वेशन एनर्जी डोमिनेट कर रहा था हाइड्रेशन एनर्जी पे, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ओनली स्टेरिकल हिंड्रेंस जो है वो ही डोमिनेट करता है। यहाँ पे आई फैक्टर भी डोमिनेट नहीं करता, क्योंकि 0 की हम क्या बता रहे हैं, 1 डिग्री वाले से भी ज्यादा बता रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ इन दो को कंसीडर करूं, R इज इक्वल टू मिथाइल एंड R इज इक्वल टू इथाइल, तो इसको मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया, इसकी बेसिसिटी को, इनको मैंने सिंपल किया, यहाँ मैंने प्राइम यूज किया। तो आप देखो, अगर प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंटली हम देखें कि इनकी बेसिसिटी का क्या सीक्वेंस है, यानी कि मैं 7 टाइप की अमीन्स ले लूं, इथाइल, R की वैल्यू इथाइल रखते हुए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और R की वैल्यू मिथाइल रखते हुए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और एक अमोनिया। तो इसको मैं अरेंज करूं तो मैं क्या देखती हूँ कि जब सेकेंडरी इथाइल अमीन है तो वो सेकेंडरी अमीन जो है, जब R की वैल्यू इथाइल है तो वो सबसे ज्यादा बेसिक है, देन मिथाइल वाली सेकेंडरी, देन इथाइल वाली प्राइमरी, देन मिथाइल वाली प्राइमरी अमीन, देन 3 डिग्री कौन सा, मिथाइल वाला, मिथाइल जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा 0 डिग्री से, और 3 डिग्री इथाइल जो है सबसे वीक होगा। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली इनकी जो बेसिसिटी है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अमीन्स की बेसिसिटी में कई बार क्या होता है, वो सीधा बेसिसिटी स्ट्रेंथ पूछ लेता है, कई बार वो पीकेबी पूछता है, कई बार केबी पूछता है, कभी कभी कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन पूछता है, कभी pKa पूछ लेता है, उसका रिवर्स पूछ लेता है। तो हमें क्या है, उन सब में रिलेशन आपस में डेवलप करना आना चाहिए। जैसे हमने एसिड के केस में कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, OH आयन, pKa, Ka, Kb, pKb, pH, pOH सब में क्या किया था, हमने उसको रिलेट किया था। सेम वे में हम देखते हैं बेसिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू pK इज प्रोपोर्शनल टू 1/pKb। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास साइक्लोट्राइल प्रोपाइल अमीन है, ये साइक्लोब्यूटाइल अमीन है, और ये साइक्लोपेंटाइल अमीन है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ CH2 इंक्रीज होता है, क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है। मोर नंबर ऑफ CH2 तो क्या होगा, उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और उसका प्लस आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये वैसे कम देगा, लेकिन इसको इंक्रीज करने में कोई कमी नहीं रहेगी इन ग्रुप्स की, तो हमें ये सीक्वेंस मिलता है। नेक्स्ट, अगर मैं RCN, RCH डबल बॉन्ड NH इमीन्स लूं, या मैं क्या करूं, प्राइमरी अमीन्स लूं, तो देखो इन सब में ही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ जो ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं वो कौन से, sp sp, यहाँ पे sp2 sp2, यहाँ sp3 sp3। तो s कैरेक्टर्स यहाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब लोन पेयर जो है वो s कैरेक्टर्स वाले ऑर्बिटल्स में ज्यादा है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो वो आसानी से नहीं दिया जा सकता, तो वो वीक होगा। तो इनका जो सीक्वेंस है वो आपको इस तरीके से मिलता है।
नेक्स्ट अगर मैंने साइक्लोहेक्साइलअमीन ली, यहाँ ऑक्सोसाइक्लोहेक्साइलअमीन ली, और ये मैंने क्या लिया, एक मिथाइल ग्रुप 2 नंबर पे, और यहाँ पे मैंने एक ब्रोमो ग्रुप 2 नंबर पे ऐड कर दिया। तो ये नंबर 1, 2, 3, 4 कंपाउंड्स हैं, मुझे इनकी बेसिसिटी देखनी है। तो यहाँ देखो ये सारे ग्रुप सिर्फ इसको दे रहे हैं, कोई इससे ले नहीं रहा, जबकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है, पीछे वाले CH2 ग्रुप का वो ले लेगा, नीचे वाले CH2 का नाइट्रोजन लेगा, और जो भी उसका बॉन्ड पेयर है। लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, तो अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो नेचुरली इसकी ज्यादा बेसिसिटी होगी, और अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो Br तो पीछे विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ ना कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है। तो इसका मतलब इन तीनों में क्या होगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब बात आती है इसकी, तो ये क्या होगा बताओ, जो 2 नंबर वाला कंपाउंड है इसमें पीछे की तरफ खींचने वाला है, लेकिन ये बाकी के CH2 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं। तो इसका जो अल्टीमेट हमें सीक्वेंस मिलता है वो क्या मिलता है, 4 डिग्री, मतलब 4 नंबर कंपाउंड, देन 2 नंबर, देन 1 नंबर, देन 3 नंबर। तो इस तरीके से हमें सारे फैक्टर्स को कोरिलेट करके बेसिसिटी को निकालना आना चाहिए। These are few more examples of amines। इसमें हम क्या देखते हैं, दिस इज टर्शरी अमीन, दिस इज ऑल्सो टर्शरी अमीन। लेकिन इसमें जो CH2 ग्रुप्स हैं वो क्या है, बाउंडेड हैं, बट दे आर फ्री ओनली फ्रॉम वन साइड, सो दिस अमीन कैन गिव लोन पेयर ओनली फ्रॉम वन साइड। बट व्हाट हैपेंस इन दिस pyramidal inversion means sometimes these 3 R groups are downward oriented and lone pair is here, and other time what happens, the R groups are oriented upwards and lone pair is downward. So coming group which has to take lone pair from this amine, it becomes confused whether it should go from approach from downward or from upward. But that's why it is a weaker base than this type of amine, because it has certain configuration fixed, और उसमें पता है कि आने वाले ने केवल इसी साइड से आना है, जबकि इसमें पिरामिडल इन्वर्जन होता है तो आने वाला ग्रुप जो है उसके 50% चांस तो है खराब ही जाते हैं। नेक्स्ट ये टर्शरी अमीन है, इसमें आप देख रहे हो 2 नाइट्रोजन है, लेकिन एक नाइट्रोजन जो है ऑलरेडी अपना दे चुका है किसी को इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को। तो हम क्या देखते हैं, अब इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन की क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ओवरऑल कंपाउंड में ये डिक्रीज कर देगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि ये नाइट्रोजन है लेकिन और साथ में कोई दूसरा नाइट्रोजन नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, जो नंबर 3 कंपाउंड है वो ज्यादा बेसिक होगा, इंस्टेड ऑफ 1 एंड इंस्टेड ऑफ 2 तो बिल्कुल ही लेस बेसिक होगा। नेक्स्ट ये मैंने टर्शरी अमीन लिया, यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्साइल वाला बाइसाइक्लो कंपाउंड लिया, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ले लिए इसमें मैंने बाइसाइक्लो कंपाउंड में, एंड दिस वन इज यूरोट्रोपिन, मतलब मीन्स हेक्सामिथाइल टेट्राअमीन हमने कंपाउंड लिया जिसको हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। तो इसमें यहाँ आप देखते हैं, आप 4 नाइट्रोजन होते हैं और चारों के पास क्या होता है, लोन पेयर, और चारों ही क्या है, टर्शरी अमीन है। तो हम देखते हैं ये जो यूरोट्रोपिन है इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है, देन कंपाउंड नंबर 2 की, देन कंपाउंड नंबर 1 की जिसमें 2 नाइट्रोजन है, और देन कंपाउंड नंबर 3, 2 के बाद 1 ये वाला, और उसके बाद 3 जिसमें 2 नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से जो बेसिसिटी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मीन्स एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि वैसे ही CH2 में से या CH से क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, तो उनकी एसिडिटी कम है या ज्यादा है इसको असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका H आयन निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो नेगेटिव आयन बना यानी कि कंजुगेट बेस बना, हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। इफ इट इज स्टेबल इट मीन्स वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर वो अनस्टेबल है तो हम क्या कहेंगे, वो एसिड वीक है। बस इसका हमारे को यही ट्रिक लगानी है। हम क्या देखते हैं, ये एसिटाइलिन है, ये इथाइलिन है, ये इथेन है, इसका ये HA एटम मान लिया, ये B मान लिया, मैंने C मान लिया। इसको मैं कंसीडर करने वाली हूँ कि इन तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो पहले मैं इसमें से A को निकाल दूंगी, HA को, HB को, HC को। तो यहाँ देखो जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, कार्बन आयन जो बनेगा, इसको CH3 और इंक्रीज करेगा, यानी कि -1 को और ज्यादा कर देगा। तो नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे sp2 हाइब्रिड में है, यहाँ sp3 में थे, यहाँ sp में होंगे। तो जो sp में होंगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे, तो इसीलिए इसका H आयन क्या होता है, जल्दी से निकल जाता है। तो इसको हम दोनों तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तो इसके sp में है जिसमें से इसको डोनेट करने में आसानी होती है H+ को, क्योंकि इसके बॉन्ड पेयर पे किसका राइट ज्यादा होता है, कार्बन का।
तो इजीली HA निकल जाएगा, जबकि यहाँ ये बिल्कुल हाइड्रोजन की तरफ होगा तो H+ नहीं निकलेगा। तो ये बीच की चीज की एसिडिटी होगी। तो हम क्या देखते हैं, एसिडिटी टॉप टू डाउन डिक्रीज होती है। सिमिलरली अगर मैं साइक्लोप्रोपेन लूं, साइक्लोब्यूटेन लूं और साइक्लोपेंटेन लूं या साइक्लोहेक्सेन लूं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ CH2 ग्रुप इंक्रीज होते हैं प्लस I ग्रुप इंक्रीज होता है। तो अब जब यहाँ से ये H+ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। उस माइनस चार्ज को ये 2 CH2 इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कर रहे हैं, यहाँ 4 फिर 5। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो अनस्टेबल होगा, तो इट मींस उसकी एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बेंजाइल टोलुइन है, यहाँ पे क्या है, डाइफिनाइल मीथेन है, ट्राइफिनाइल मीथेन है। इसमें अगर ये HA निकल जाए टोलुइन में से तो क्या होगा, ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन बचेगा और ये पॉजिटिव आयन जो है उसको यहाँ पे क्या होगा, प्लस इसका -R इफेक्ट मिलेगा, जबकि H+ निकलने के बाद जो माइनस है, जबकि यहाँ पे 2 का मिलेगा और यहाँ पे 3 का मिलेगा, तो माइनस चार्ज तो डिस्पर्स हो गया उधर। दूसरा, इसमें से निकलने के बाद ये जो कार्बन आयन बना ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, और जिसमें रेजोनेंस के थ्रू माइनस चार्ज सब जगह लोकेलाइज कर जाता है, तो इसीलिए क्या होता है, डीलोकेलाइज हो जाता है। इसीलिए ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होती है, फिर डाइफिनाइल मीथेन की और फिर टोलुइन की। These are 2 more interesting questions on acidity of hydrogen. This is इथाइल मिथाइल कीटोन। इसमें ये मिथाइल का हाइड्रोजन है, ये इथाइल के CH2 का हाइड्रोजन है और ये मिथाइल के हाइड्रोजन है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। ये CO के क्या है, बहुत ज्यादा पास है, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा, जबकि इसमें क्या है, हालांकि पास ये भी है लेकिन इसको पीछे से CH3 का क्या मिल रहा है, प्लस I इफेक्ट। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो वैसे ही इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये सबसे वीक होगा और हमें ये वाला ग्रुप मिलता है। फ्रेंड्स, मैंने ये 5 कंपाउंड्स बनाए हैं, जिसमें मैंने बनाया डाइसाइनो मीथेन, फिर मैंने बनाया साइनो एसिटो मीथेन भी कह सकते हैं इसको, और इसमें हमने लिया कि एसिटोनिल एसिटोनिल, फिर मैंने लिया डाई नाइट्रो एसिटो मीथेन, और लास्ट में मैंने लिया नाइट्रोसाइनो एसिटो मीथेन। ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया। आपको ये बताना है कि ये मैंने सीक्वेंस एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन का लिखा है, या मैंने बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड लिखा है, या मैंने ये सीक्वेंस pH का लिखा है या pOH का लिखा है। आपने खुद ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें मैंने सारे फैक्टर्स मिला दिए हैं और ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। थैंक यू।